Hello students, today we will study the topic of BSc part 3rd photochemistry, and in this series today we will study factors affecting quantum yield. क्वांटम दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो कि क्वांटम दक्षता को या क्वांटम यील्ड को प्रभावित करते हैं? वो हैं ऑल द प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस इज़ एंडोथर्मिक। सारे जो प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्योंकि उसमें फोटोन एब्जॉर्ब होते हैं। हैंस द क्वांटम यील्ड इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। तो क्वांटम यील्ड जो है टेम्परेचर के साथ साथ इंक्रीज होती है। वी नो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। हमें पता है कि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है E=H इज इक्वल्स टू E=hc/λ, इसलिए एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। हैंस क्वांटम यील्ड विल बी हायर एट ऑल लोअर वेवलेंथ एंड वाइस वर्सा। तो जो क्वांटम यील्ड है वो लोअर वेवलेंथ पर ज़्यादा होती है। एज द स्पीड ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और हमें पता है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड होती है वो लाइट की इंटेंसिटी के समानुपाती होती है, इसलिए क्वांटम यील्ड इंक्रीज होती है इंटेंसिटी के साथ साथ। द एडिशन ऑफ इनर्ट गैस इन फोटोकेमिकल रिएक्शन द क्वांटम यील्ड डिक्रीजेस। जैसे ही हम इनर्ट गैस इंक्रीज करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन में जो क्वांटम यील्ड होती है वो डिक्रीज होती है। इसी तरह से लो क्वांटम यील्ड के क्या क्या रीजंस हैं? उच्च अल्प क्वांटम लब्धि के कारण कौन कौन से हैं? कि द एक्साइटेड मॉलिक्यूल में गेट डीएक्टिवेटेड बिफोर दे फॉर्म प्रोडक्ट्स। अगर किसी मॉलिक्यूल ने फोटोन एब्जॉर्ब किया और वो डीएक्टिवेट हो गया बजाय के प्रोडक्ट बनाने के, तो इस तरह से क्वांटम यील्ड कम होती है। कोलिजन ऑफ द एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स विथ नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स। अगर जिन मॉलिक्यूल्स ने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने फोटोन को एब्जॉर्ब किया है और उन्होंने अगर नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल से टक्कर की और उनको अपनी एनर्जी दे दी, इट मीन्स कि उन्होंने एनर्जी का लॉस किया है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। उसके बाद द प्राइमरी फोटोकेमिकल प्रोसेस में गेट रिवर्स। अगर जो रिएक्शन है प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन जिसमें कि फोटोन एब्जॉर्ब हुआ है वो अगर रिवर्सिबल हो जाए, रिवर्स रिएक्शन हो जाए, तो क्वांटम यील्ड डिक्रीज होगी। एंड द डिसोसिएटेड फ्रेगमेंट में रिकम्बाइन, या जो डिसोसिएट फ्रेगमेंट है जैसे ए बी गिव्स, जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है जिसमें कि ए बी ये डिकम्पोज हो रहा है A+B में और यहाँ पर फोटोन अवशोषित हो रहा है, लेकिन अगर ये रिएक्शन बैक हो जाए, डिकम्पोज जो प्रोडक्ट हैं वो वापस से ओरिजिनल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये जो रीज़न है वो लो क्वांटम यील्ड का रीज़न है। अब हम पढ़ेंगे रीजंस फॉर हाई क्वांटम यील्ड। इसमें द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी प्रोसेस में कोलाइड विथ द सेकेंड मॉलिक्यूल एंड ट्रांसफ़र एनर्जी। अगर जो प्राइमरी प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल है जो वो दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करके उनको अपनी एनर्जी देता है और सेकेंड और थर्ड एंड सो ऑन, मतलब ये एनर्जी अपनी ट्रांसफ़र करता रहता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे प्राइमरी रिएक्शन है, उस प्राइमरी रिएक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल ने फोटोन लिया और वो एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हुआ। अब इसने अपनी एनर्जी दूसरे को दी और वापस से एक दूसरा मॉलिक्यूल जो है एक्साइटेड मॉलिक्यूल बन गया और ये अपनी एनर्जी आगे देता गया। तो इस तरह से जो एक फोटोन तो एक ही एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन रिएक्शंस बहुत सारी हो रही हैं, तो इस तरह से क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी रिएक्शन में बढ़ जाती है। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच एक्ट एज कैटलिस्ट। अगर रिएक्शन में कोई ऐसा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जो कि कैटलिस्ट का उपयोग कैटलिस्ट की भांति व्यवहार करता है, तो इस तरह से भी क्वांटम यील्ड इंक्रीज होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक्टिवेट मोर मॉलिक्यूल्स। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं तो उसमें जो एनर्जी निकलती है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स या दूसरी रिएक्शंस को एक्साइट करती हैं बिना फोटोन के एब्जॉर्ब किए हुए। तो इस तरह की जो रिएक्शन का एग्जाम्पल है वो है रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन। नेक्स्ट हम जो है पढ़ेंगे टॉपिक जेबलॉन्स्की डायग्राम। क्या होता है? जेबलॉन्स्की डायग्राम को पढ़ने से पहले जेबलॉन्स्की डायग्राम के अंदर जो टर्म्स होती हैं उनकी स्टडी करेंगे हम। जेबलॉन्स्की डायग्राम में कुछ टर्म्स हैं जैसे टोटल स्पिन, स्पिन स्टेट, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन और रेडिएटिव ट्रांजिशन। ये 4 टर्म्स हैं जो कि जेबलॉन्स्की डायग्राम को पढ़ने से पहले हमको स्टडी करना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि टोटल स्पिन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी
ग्राउंड स्टेट में अगर कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस तरीके से रहते हैं, शेल इसमें एक अपोजिट स्पिन में रहते हैं। तो इनकी अगर हम टोटल स्पिन निकालें तो टोटल स्पिन हो जाएगी एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा S1 प्लस S2, और S1 प्लस S2 को हम लिख सकते हैं, टोटल S हो जाएगी इसकी प्लस हाफ माइनस हाफ इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ टोटल स्पिन जो है वो यहाँ पर टोटल स्पिन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं S से, और S इज इक्वल्स टू है S1 प्लस S2, और S1 प्लस S2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल स्पिन। अब स्पिन स्टेट निकालनी है। स्पिन स्टेट का जो फॉर्मूला होता है, स्पिन स्टेट का फॉर्मूला होता है 2s प्लस 1। यहाँ पर s क्या है, टोटल स्पिन है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल स्पिन 0 है तो उसकी स्पिन स्टेट हो जाएगी 1, तो उसको हम कहेंगे सिंगलेट स्टेट। और अगर किसी मॉलिक्यूल की टोटल स्पिन 1 है तो उसकी स्पिन स्टेट हो जाएगी 3, उसको हम कहेंगे ट्रिपलेट स्टेट। अब सवाल ये आता है कि जो टोटल स्पिन है, जैसा कि अभी हमने बताया था, वो 0 तो इस तरह से हो रही है, लेकिन टोटल स्पिन की वैल्यू जो 0 के अलावा 1 कब होती है, टोटल स्पिन की वैल्यू 1 तब होती है अगर कोई भी मॉलिक्यूल एक्साइटेड स्टेट, ये तो ग्राउंड स्टेट शो कर रहे हैं, अगर इसने फोटोन एब्जॉर्ब किया और अगर एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन बदल के एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, तो इस अवस्था में इसकी जो टोटल स्पिन हो जाएगी वो हो जाएगी प्लस हाफ, और इसको हम कहेंगे 1। तो ये जो स्टेट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन अपनी स्पिन बदल के जाता है उसे हम ट्रिपलेट स्टेट कहते हैं, और इसी के कारण ट्रिपलेट स्टेट की जो वैल्यू होती है वो 2s प्लस 1 की जो वैल्यू होती है ट्रिपलेट स्टेट में वो 3 के बराबर होती है। उसके बाद हम, ये तो हमने पढ़ा एक्साइटेशन के लिए। फिर उसके बाद अगर कोई भी मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद, एक्साइटेड स्टेट में प्रोडक्ट बनाने के बाद वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आता है, तो ग्राउंड स्टेट में आते समय वो 2 तरह के विकिरणों को उत्सर्जित करता है। कौन कौन से विकिरण हो गए, एक तो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन हो जाएगा और दूसरा रेडिएटिव ट्रांजिशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस क्या होते हैं। तो इस तरह के जो ट्रांजिशंस होते हैं उसमें कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो S2 S3 T2 और T3 इनसे वो प्रथम एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, किस किस में, S1 से या T1 में। S1 क्या होती है, सिंगलेट स्टेट, T1 क्या होती है, ट्रिपलेट स्टेट। S मतलब सिंगलेट, T मतलब ट्रिपलेट। चूँकि हम स्पिन स्टेट पढ़ रहे हैं, स्पिन स्टेट में जहाँ टोटल वैल्यू 1 आ रही है वो सिंगलेट है, जहाँ टोटल वैल्यू 3 आ रही है वो ट्रिपलेट है। और जो अगर मॉलिक्यूल हायर एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एनर्जी स्टेट में आता है तो उसको हम नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस कहते हैं। और नॉन रेडिएटिव क्योंकि इस तरह के ट्रांजिशंस में रेडिएशन उत्सर्जित नहीं होती है, उसमें केवल जो हीट जो है वो निकलती है। और इसको हम, चूँकि ये जो कन्वर्जन होते हैं वो इस S2 से S1 में होगा और S3 से S2 में होगा या T3 से T2 में होगा, तो इस तरह के जो कन्वर्जन होते हैं इनको हम इंटरनल कन्वर्जन भी कहते हैं। और इंटरनल कन्वर्जन, और चूँकि ये जो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस होते हैं, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस को हम एक लहरदार एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसको शो करने के लिए मैं ऐसे बता सकती हूँ कि अगर कोई मॉलिक्यूल S2 से S1 में आ रहा है तो इसको हम कहेंगे एक तो इंटरनल कन्वर्जन और इसको कहेंगे नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, और इस तरीके के एरो के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं और ये सेम मल्टीप्लिसिटी में होते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रेडिएटिव ट्रांजिशन। रेडिएटिव ट्रांजिशन क्या होता है, रेडिएटिव ट्रांजिशंस में मॉलिक्यूल जो है वो S1 से S0 में आ रहा है और S1 से S0 में आ रहा है और T1 से भी S0 में आ रहा है। कोई भी मॉलिक्यूल अगर S1 से S0 में आ रहा है और दूसरा S1 से S0 में आ रहा है और T1 से S0 में आ रहा है, अतः प्रथम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है। तो अगर वो S1 से S0 में तो इस तरह का जो ट्रांजिशन होता है वो 2 तरह के होते हैं, एक तो फ्लोरेसेंस और दूसरा होता है फॉस्फोरेसेंस। इस तरह के जो ट्रांजिशंस होते हैं
वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है फ्लोरेसेंस और दूसरा होता है फॉस्फोरेसेंस। नंबर 1 फ्लोरेसेंस और नंबर 2 फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरेसेंस जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल सीधा S1 से S0 में आता है। सीधा S1 से अगर S0 में होता है तो फ्लोरेसेंस, और अगर कोई भी मॉलिक्यूल S1 से पहले T1 में आ रहा है, फिर T1 के द्वारा S0 में आ रहा है, तो इस तरह के जो ट्रांजिशंस होते हैं उसको हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। और ये दोनों ही रेडिएटिव ट्रांजिशंस होते हैं और उनको डायरेक्ट एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और T1 से अगर S0 में कोई भी मॉलिक्यूल आ रहा है तो वो अपनी मल्टीप्लिसिटी को चेंज करके आ रहा है, तो इसको हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। उसके बाद हम जेबलॉन्स की डायग्राम पढ़ते हैं। जेबलॉन्स की डायग्राम किस तरह से बनाया गया है, चित्र में दिखाया गया है कि जेबलॉन्स की डायग्राम में जो एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी का आपने एरो दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड पर। फिर उसके बाद नीचे जो हॉरिजेंटल लाइन दे रखी है उसमें हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को शो किया है एक्साइटेशन के रूप में, या एब्जॉर्प्शन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स दोनों ग्राउंड स्टेट में है, उसको हम S0 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें टोटल स्पिन जो है वो उसकी 0 है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में है और अपोजिट स्पिन में है। टोटल स्पिन स्टेट उसकी जो है वो 1 होगी, इसलिए सिंगलेट स्टेट होगी, इसलिए इसको S0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब करता है तो S1 में जाता है, फर्स्ट सिंगलेट स्टेट थोड़ी हाई एनर्जी का करता है तो S2 में जाता है, और अधिक का करता है तो S3 में जाता है। ऐसे ही मॉलिक्यूल क्या करेगा, पहले तो ये एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो गया। एमिशन के लिए मॉलिक्यूल अगेन अपने नॉन रेडिएटिव या रेडिएटिव ट्रांजिशन से या इंटरनल कन्वर्जन से या इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा वापस से अपनी लोअर स्टेट में आता है। और इस लोअर स्टेट में आने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेट कर रहे हैं कि मॉलिक्यूल अगर S3 स्टेट में है तो S3 से S2 में आ रहा है, तो इसको हम शो कर रहे हैं इंटरनल कन्वर्जन। और इसको हमने, ये जो ट्रांजिशन है वो नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है। अगर कोई मॉलिक्यूल S2 से S1 में भी आ रहा है तो भी ये इंटरनल कन्वर्जन है और ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन है। अगर कोई मॉलिक्यूल S1 से डायरेक्ट S0 में आ रहा है तो ये रेडिएटिव ट्रांजिशन हो जाएगा, इसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल S1 से T1 में आ रहा है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा, क्योंकि वो इसमें मल्टीप्लिसिटी चेंज हो रही है, तो इसको भी हम रेडिएटिव ट्रांजिशन कहते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई मॉलिक्यूल T1 से वापस से इसमें जा रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो चूँकि ये एक ना, तो इसको हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। तो इस तरह से जेबलॉन्स की डायग्राम से पहले हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी जो कि हमने पुरानी वाली पिक्चर में देखी। कौन कौन सी, टोटल स्पिन क्या है, S = S1 + S2। अगर टोटल स्पिन की वैल्यू 0 है तो स्पिन स्टेट 1 होगी, और टोटल स्पिन की वैल्यू 1 है तो स्पिन स्टेट जो है वो 3 होगी। और स्पिन स्टेट का जो फॉर्मूला है वो हमने क्या पढ़ा था, स्पिन स्टेट का फॉर्मूला हो जाएगा 2s + 1, और टोटल स्पिन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S1 + S2 = S। यहाँ से S निकालेंगे, ये S की वैल्यू इसमें डालेंगे, स्पिन स्टेट निकालेंगे। उसके बाद नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन को हम लहरदार एरो से व्यक्त करते हैं, रेडिएटिव ट्रांजिशन को डायरेक्ट एरो से व्यक्त करते हैं। रेडिएटिव ट्रांजिशन में जो मॉलिक्यूल है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, जबकि नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस में मॉलिक्यूल जो है वो हायर एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आते हैं। तो इस तरीके से हमने पहले इसकी टर्म्स पढ़ी। टर्म्स पढ़ने के बाद जो है हमने जेबलॉन्स की डायग्राम पढ़ा है, और जेबलॉन्स की डायग्राम में यहाँ पर IC का मतलब है इंटरनल कन्वर्जन, और सेकंड जो ISC टर्म दे रखी है उसका मतलब है इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। तो इसके द्वारा हम, जेबलॉन्स की डायग्राम के द्वारा हम जो है किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन की क्रियाविधि को समझ सकते हैं कि फोटोकेमिकल रिएक्शन दिखने में तो बहुत सिंपल होती है, लेकिन जो उसका प्रोसेस होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम जो है फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन की स्टडी करेंगे। थैंक यू।